कैसे हो आप लोग? क्या तो आज हम एक प्रश्न को लेकर के आए हैं। एक बच्ची है, उसका नाम है अयंशी। उसने पूछा है एक प्रश्न में हमसे कि यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताइए। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। जीवीएफ स्कूल जो हमारा प्रोजेक्ट है, और ये यूपीएससी की तैयारी कैसे कराएगी, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको, और जीवीएफ स्कूल से जुड़े रहने के बाद आप किस तरह से जुड़े रहेंगे और आप धीरे धीरे चल करके आप यूपीएससी तक का सफर तय करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे यूपीएससी क्या होता है। ठीक है, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब देश आजाद हुआ था तो 26 अक्टूबर को 1950 को यूपीएससी को एक संवैधानिक दर्जा मिलता है। संवैधानिक दर्जा मिल जाता है यूपीएससी को। वैसे यूपीएससी की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 कही जाती है और 26 को हुआ था। इसके इतिहास को हम बाद में बताएंगे। और ये जो पहले था, आप बहुत सारा चीज़ सुनते होंगे। ये यूपीएससी की स्थापना है। अभी वर्तमान में प्रीति सुदान मैम जो हैं वो आईएएस रही हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। और यूपीएससी एक संवैधानिक है। ठीक है, संवैधानिक है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी आप बहुत छोटे हो तो आपको अभी उस चीज़ को धीरे धीरे करना है। अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि संवैधानिक क्या होता है और असंवैधानिक क्या होता है। तो यूपीएससी एक संस्था है जो बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक बहुत बड़ी संस्था है। जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में या किसी में मैंने बताया था कि जो ये होता है बीटीबीसी होता है, या जो आपका बीएससीबी होता है, वो सिर्फ 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है भारत सरकार के पास, जब आज़ादी से पहले भारत सरकार के पास एक समस्या था कि बड़े पदों पर कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे जब हमारे यहाँ मुगल थे, याद है मुगल, मुगल आप पढ़े होंगे। तो मुगलों ने क्या किया कि अपने यहाँ जमींदारी प्रथा शुरू की, और मुगलों ने जैसे टैक्स वसूली, रेवेन्यू कलेक्शन जो आसपास के जगहों से, तो एक व्यक्ति को नियुक्त करना बहुत जरूरी था, तो नियुक्त कर देते थे मुगल। तो उसी तरीके से जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश को लगा कि अच्छे ऑफिसर की नियुक्ति कैसे की जाए, और अच्छे ऑफिसर जो है पहले राजा प्रजा या कोई जान पहचान का व्यक्ति को ही अपॉइंट कर दिया पड़ जाता था। जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे अगर हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को देखें, तो उसमें ऐसे ही कोई व्यक्ति आया, वारेन हेस्टिंग आ गया या कार्नवालिस आ गया, कोई भी एबीसीडी व्यक्ति आ जाता था और रन करता था हमारे सिस्टम को। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बात हुआ, तो लॉर्ड मैकाले की एक कमेटी का गठन होता है, और 1854 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्थापना की गई। कहा गया कि नहीं, जो व्यक्ति अच्छे पदों पर जाएगा उसका ऐसे ही नामकरण के आधार पर हम नहीं करेंगे, उसका एंट्रेंस लेंगे, एग्जामिनेशन लेंगे। पता है उस समय मैक्सिमम एज जो था वो था 23। ठीक है, 23 मैक्सिमम एज हुआ करता था। 23 जो है वो मैक्सिमम एज हुआ करता था, उस हिसाब से व्यक्ति चुने जाता था। आज मैक्सिमम एज कितना है आपको पता है? 32। उस समय कितना था? 23।
उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें बदला। फिर सिविल सर्विसेज आया, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कही जाती थी, और इसका एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता था, लंदन में होता। भारत में जो इसका एग्ज़ाम जो है वो 1922 के बाद से इसका एग्ज़ाम भारत में होने लगा, पहले इसका एग्ज़ाम लंदन में होता था। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों को हम छोड़ते हैं, अब बाद में हम बताएंगे कि यूपीएससी और भी चीज़ें क्या है। प्रश्न अयांशी का है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखो बच्चा, सबसे पहले कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको करना क्या है कि आपकी बेसिक चीज़ें, अगर आप क्लास 6 में हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से क्लास में हैं, अगर आप 7th में हो, या आप 8th में हो, या आप 9th में हो, या आप 10th में हो, यही क्लासेस के जो सब्जेक्ट हैं यही एक बेस होता है। हमारा जीवीएफ स्कूल का मॉडल ये है कि आपका जो ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10th का जो बेस है, जो कि आगे चल करके आईआईटी, मेडिकल, जुडिशियरी, डिफेंस और आईएएस के लिए जरूरी होता है। यही बेस आपके लिए बहुत जरूरी है, इस बेस को बनाए रखना है। चलो अब आगे चलते हैं कि मान लेते हैं कि आप क्लास 6 में हो, तो हमें बेस कैसे मजबूत करना है। अभी आप क्लास 6 में हो, यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है एनसी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप, मुझे नहीं पता कि आप कौन से क्लास में हो, क्लास 9th में भी हो सकते हो, क्लास 10th में हो, क्योंकि आपने क्लास हमें मेंशन नहीं किया है, या आपने मेंशन भी किया होगा तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो क्लास 6 में हूँ, मैं आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, जैसे एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और एसएन के संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं कहने का मतलब है पूरी जीवीएफ की टीम आपको ये पढ़ा रही है। सेम सिनारियो है जब आप 7th में हो, सेम सिनारियो है जब आप 8th में हो, जब सेम है जब आप 9th में हो। आपको क्या करना है कि जो जो चीजें पढ़ाई जा रही है, ये कोर्स का मकसद ही है, इस कोर्स का मेन मकसद है कि आपका जो बेस है वो मजबूत किया जाए, आपके बेस को स्ट्रांग बनाया जाए। इस जो जीवीएफ स्कूल का पूरा मोटिव यही है कि आपका बेस जो है वो किस तरह से स्ट्रांग किया जाए। आप देखिएगा इस चैनल के ऊपर, तो आपको पहले तो बेस की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस की चीजें बताई जाती है। जैसे आप किसी जिला के होंगे, उस जिले के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी के बारे में आपको हर एक खबर होना चाहिए। तो जैसे आपको एसएसटी पढ़ाया गया, चलिए अब हम मान के चलते हैं कि आपकी एसएसटी की क्लास है। एसएसटी में आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी वाले जो सर होंगे, ज्योग्राफी तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, तो जो ज्योग्राफी में क्या किया जाता है, इसमें आपको पहला फेज आपको बताया जाता है कि आपकी बेसिक क्या है, बेसिक चीजें यही आपको बताया जाता है। यानी जो टॉपिक है आपका, जो टॉपिक है, जैसे मान लेते हैं टॉपिक का नाम है ए, तो ए के बारे में आपको बताया जाता है। दूसरा, ए के बारे में आपको बताया गया, फिर ए के बारे में अगर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपको डिस्कस किया जाता है। इस क्लास की खासियत है ये, उसको डिस्कस किया जाता है कि यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आप ही के चैप्टर से। आपको पता है ये जो बीटीबीसी की किताब है बहुत ताकतवर है, बहुत सारी चीजें, आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ो बीटीबीसी की किताब। उसके बाद तीसरा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है, और चौथा, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है।
इन सभी चीजों को फॉलो करना है। और जो आंसर राइटिंग आप लिखते हो वो आप मुझे सेंड करो, आप मुझे सेंड करो, मुझे भेजो जो आंसर राइटिंग आपने लिखा है। तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा आपका। मुझे नहीं पता आप क्लास 6 में हो, मुझे नहीं पता आप 9th में हो या किसी भी क्लास के बच्चे हों, तो इस तरीके से उसे फॉलो करो, रोज समय दो, हर एक बारीकियों को देखो। ऐसा नहीं है स्किप कर दिया, बारीकियों को समझो, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि हमें लग रहा है आपको अभी इसी चीज पर ध्यान देना चाहिए। देखो, यूपीएससी के लिए जरूरी क्या है? यूपीएससी के लिए 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहला, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो पहले तो जिस क्लास में हो, ये मत सोचो कि हमें करंट अफेयर पढ़ना है, ये मत सोचो आईएएस की टॉपर वीडियोस देखना है, आप मत देखो। सबसे पहले सेल्फ के बारे में जानो। सेल्फ के बारे में, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, एक नोटबुक बनाओ। खुद के बारे में, खुद ही लिखो कि कौन हो तुम, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, उस ऑक्यूपेशन में तुम्हारा रोल क्या है। इस तरीके की चीजें धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी में डेवलप करो। एक चीज। दूसरा जानना है आपको अपने जिला के बारे में, जिला के बारे में कि आपके जिला में क्या क्या फसलें होती है, आपके जिला में टूरिस्ट प्लेस कैसा है, आपके जिला में जो न्यायपालिका है वो कैसी है, आपके जिला की स्थापना कब हुआ है, आपके जिले का इतिहास कैसा है, आपके जिले की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपके जिले का जो जितने भी पंचायत हैं वो किस तरह से संचालित हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जानो। तीसरा, आपको जानना चाहिए अपने राज्य के बारे में। बिहार राज्य के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि आपका राज्य कैसे संचालित हो रहा है, आपका राज्य किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, आपके राज्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी है। इस पे थोड़ा सा नजर डालते रहो रोज। आप अभी बहुत छोटे हो, ठीक है, तो आपको बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, यूट्यूब पे बहुत चकाचौंध वाली दुनिया में नहीं जाना है, आपको अपने राज्य के बारे में जानना है। फिर आपको क्या करना है? चौथा, आपको देश के बारे में जानना है, आपका देश कैसा है। अच्छा, एक चीज हमें बताओ, कोई आपसे पूछता है कि भारत क्या है, तो आप क्या बताते हो? भारत एक देश है। लेकिन एक आईएएस एस्पिरेंट्स और आईएएस को पढ़ने वाला व्यक्ति भारत को ऐसे नहीं बताता है। भारत एक राज्य है, भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है। उसके बाद एक अच्छा सा डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। अगर कोई आज के बाद से पूछे आपको, तो आपको बताना है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। याद रखना, अगर कोई भारत की परिभाषा बताए, ये पूरी डेफिनेशन उसको बताना, ठीक है। ये नहीं कि भारत एक देश है तो हमारे पिताजी भी जानते हैं, लेकिन हमारा और आईएएस के बीच का अंतर होना चाहिए, मेरे और मेरे पिताजी के बीच, क्योंकि पिताजी ने नहीं पढ़ाई किया है और मैंने पढ़ाई किया है, तो इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीजों को बच्चों हमें जानना चाहिए। अभी से आप प्रैक्टिस करो, अभी से आप सोचो, क्लास को फॉलो करते रहो, क्लास को अच्छे से, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लासरूम में, ठीक है। अब एक और चीज है कि जीवीएफ स्कूल और यूपीएससी आईएएस का क्या लिंक है और क्यों हम करते हैं। देखिए बच्चों, अभी मुझे नहीं पता आप क्लास 6 में हो या क्लास 7th में हो या क्लास 8 में हो या क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, मुझे नहीं पता आप किस क्लास में हो। आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 6th में हो, ठीक है, तो अभी के बाद से अब आपका एक ऐप आ जाएगा, जीवीएफ स्कूल का एक ऐप आएगा फरवरी में,
फरवरी में एक ऐप आ जाएगा। ऐप में एक ऐसा सिस्टम रहेगा, आपका मंथली इस पे मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा, आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। किस किस चीज की? आप कितना देर पढ़ रहे हो, दूसरा, पढ़ने के बाद आप टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। तीसरा चीज आपका होगा, आप रेगुलर कितना हो। जैसे आज पढ़ाई किया, कल नहीं पढ़ाई किया, या आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़े, ये भी नहीं करना है। हमें 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे रोज पढ़ना है। ठीक है, तो रेगुलर आप कितना देर उसको फॉलो कर रहे हैं, इस तरह से एक मॉनिटरी सिस्टम होगा बच्चों। आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हर महीने एक रैंक जारी होगी टॉप 500 बच्चों का। ठीक है, टॉप 500 बच्चों का। जैसे कि क्लास 6 में है तो हर महीने टॉप 500 बच्चे का रैंक जारी होगा क्लास 6 का। टॉप 500 7th का रैंक जारी होगा, टॉप 500 8th का रैंक जारी होगा, टॉप 500 9th का जारी होगा, और टॉप 500 10th का जारी होगा। ये पूरे बिहार की रैंकिंग होगी और ये हर महीने होगा। ठीक है, ये हर महीने टॉप 500 आने के बाद जो टॉप 500 बच्चे हमारे आएंगे, सबसे पहले तो जब वो 10th पास करेंगे, 10th पास करने के बाद जैसे क्लास 6 में किसी ने हमारे साथ ज्वाइन किया हमने, तो क्लास 6 से ज्वाइन करने के बाद उसे हर महीने की मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि साल भर में 12 महीने उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद अब वो क्लास 7th में गया, फिर उसकी 12 महीने की मॉनिटरिंग की जाएगी, और उसके बाद फिर अगले साल फिर 12, और लास्ट में 10th के बाद जो टॉप 500 बच्चे होंगे, उसी 3 पैमाने पे, ये देखिए, ये जो 3 पैमाना है, इस आधार पे नहीं कि कोई टेस्ट हुआ और उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगा दिया और उससे टॉप 500, नहीं। इन सभी पैमाने पे, क्योंकि हमें चाहिए आपसे नॉलेज, हमें आपको सिखाना है, ना कि रटवाना है। हम आपको शिक्षित करने आए हैं, हम आपको मार्क्स दिलाने नहीं आए हैं। आप 10th में मार्क्स खूब ले आओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप 10th में 2nd डिवीजन लाओ और इसमें आप टॉप 500 में आओ, हमारे लिए वो बेहतर है। हमारे लिए वो नहीं है कि आप टॉप 100 में आ जाओ, टॉप बिहार टॉप कर जाओ और हमारे टॉप 500 में ना हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे टॉप 500 इस पैमाने पे जारी किए जाएंगे, और उसके बाद जो टॉप 500 होगा, इसमें से 100 बच्चों को आईएएस की तैयारी कराई जाएगी, 100 बच्चों को जुडिशियरी की तैयारी कराई जाएगी, यानी कि उनको जज बनाया जाएगा, जिनको जैसे किसी बच्चे का है कि क्लैट कर सकते हैं या नहीं, एडवोकेट बन सकते हैं या नहीं, उन चीज की तैयारी कराई जाएगी उनको। नेक्स्ट जो 100 बच्चे होंगे उनको डिफेंस की तैयारी कराई जाएगी, यानी कि एनडीए की तैयारी कराई जाएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डिफेंस में जाना, वर्दी उनको बहुत पसंद आती है, तो उनके लिए 100 बच्चों को हम डिफेंस की तैयारी कराई जाएगी। जो 100 बच्चे हैं उनको आईआईटी की तैयारी कराई जाएगी, और जो 100 बच्चे बचेंगे उनको नीट की तैयारी कराई जाएगी, यानी कि मेडिकल की तैयारी, यानी उनको डॉक्टर बनाया जाएगा। और इनको पूरी तरीके से पटना में रहना, खाना और तमाम खर्चे जीवीएफ स्कूल उठाएगी,
उठाएगी सारे खर्चे। ठीक है, सारा खर्चा जीवीएफ स्कूल उठाएगी। शर्त बस बच्चों यही है, आपको टॉप 500 में आना है। टॉप 500 आने के बाद आपको इन सब जगहों का सफर हम तय करेंगे। अगर आप आयांशी से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर वो 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है, या किस क्लास में पढ़ रही है मुझे नहीं पता, इन तरीकों से आप फॉलो करो बच्चा। इसके बाद हम आपको डिटेल में कभी यूपीएससी की पूरी जानकारी, जैसे इसमें इसमें होता है 3 खंड। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। इन तीनों की तैयारी कैसे की जाती है ये किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको इन सभी की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इन तीनों को अलग अलग तरीके से नहीं बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप बेस बनाइए अच्छे से। आप मत सोचो इस एग्जाम के बारे में, आप बस ये सोचो कि आप बेहतरीन शिक्षा ले रहे हो कि नहीं। मैंने वो जो आपको बताया ना कि आप 4 चीज़ों को जानो, न्यूज़पेपर के माध्यम से जानो, कोई और मैगजीन आता है उससे जानो, गूगल कर लो उसके बारे में जानो, कोई प्रश्न नहीं आता है गूगल को सर्च कर लो ना, कितना अच्छा आता है उस पर। तो इस तरीके से समझो। अगर आपको इन चीज़ों को जानना है तो अगेन आप मुझे एक कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, और हम फिर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। क्योंकि अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आप इनको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर आप आईएनसी आप हो तो हो सकता है आप क्लास 6 से लेकर के 9th या 10th के बीच में होंगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप अभी कोर्स को फॉलो करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, बिना लेत लतीफ किए हुए हर एक जानकारी को रखो, नोटबुक रखो। बच्चों एक चीज़ हम आपको बताएं, मुझे नहीं पता आप किस क्लास में हो, आप एक डायरी रखो जरूर। ये डायरी है आपका। रात में सोने के वक्त आप क्या करो कि आज आपने क्या क्या किया ये लिख लो, नॉर्मल सा, और नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है वो आप लिखो। ये है टुडे का और ये है टुमारो का, ठीक है ना। ये आज का है, ये आज के बारे में लिखो यहाँ, और ये कल के बारे में लिखो जो आने वाला है। क्या 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 करना है, यानी कि आपको प्लानिंग करना है यहाँ, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा डायरी लेना, मार्केट में मिलता होगा, उसकी चिंता मत करो कि कितना में मिलता है क्या मिलता है। 300 पन्ने का रखो, ठीक है ना, 300 पन्नों का। एक चीज और हम आपको कहेंगे, पढ़ने का सिंपल रूल। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, टोटल सप्ताह में होते हैं 7 दिन। 7 दिन में से क्या करो कि 5 दिन पढ़ाई करो, एक दिन क्या करो इसका रिवीजन करो, और एक दिन बच्चों मस्ती करो, मस्ती करो, खूब खेलो, खूब कूदो, अपने दोस्तों से बातें करो, अपने परिवार वालों से बातें करो, लेकिन ये 5 दिन खुद को दो। ये एक दिन उस चीज का रिवीजन करो, ठीक है, और एक दिन खूब मस्ती करो। एक चीज और है बच्चों, जब आप पढ़ाई करते हो तो स्टार्टिंग के, शुरुआत के 30 मिनट रिवीजन पे दो, और उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप अपनी दिनचर्या को फॉलो करो, पढ़ाई करो, लेकिन रिवीजन जरूर करना, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी, हम समय दर समय भूल जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना, पढ़ाई करना, और एक दिन रिवीजन करना, इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आईएनसी में आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया हूँ। आपको कैसे जीवीएफ को फॉलो करना है ये हमने बताया। जीवीएफ की पर्ची पर जो लिखा है वो फ्री आईएएस को पढ़ाने वाले नहीं बच्चों, हो सकता है हमारी मिस्टेक हो वो सारी चीज़ें,
जो आईएएस को पढ़ाने वाले हैं वो आपको पढ़ाएंगे फ्री में। ये लिखना चाह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस वे में लिखोगे। तो आपको बस पढ़ना है, आपको खूब मेहनत करना है, ठीक है? चिंतित नहीं होना है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हम आपका सहयोग देंगे। आपकी मेहनत लगेगी, हमारा साथ होगा, और फिर हम जग को जीतेंगे, इस दुनिया को जीतेंगे। धन्यवाद बच्चों।